घर पे लेके आया जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल में जिसने पैदा किया होगा माँ बाप, ठीक है ना, वो हमें मिल गए। उसके बाद आप समझ लीजिए जिसने पैदा किया है उनको, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी तो ऑर्बिट्स में घूमते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, है ना। तो इसका मतलब यार न्यूक्लियस स्टेबल है या फिर नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो जो आपको रिक्वायरमेंट होती है जिस जिस भी चीज की, वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर दे रहा हूं। जैसे कि अगर आप लास्ट टाइम पे क्विक रिकैप करना चाहते हो तो 30 मिनट्स की सीरीज मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दी। अगर आपको डिटेल्ड वन शॉट्स पढ़ने हैं अभी, तो ये लेक्चर्स भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स पेंडिंग थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपको करवा दिए जाए। जैसे न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, एक और चैप्टर पेंडिंग है, ये भी आपको हाल में ही आ जाएगा साल खत्म होने से पहले। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं, और वो दोनों चीजें बड़ी सिंपल है बेटा। एक तो आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। एक तो आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। यहां पर आपको सारे के सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स, अपना यहां पे शायद नोटिफिकेशन मिस हो जाए, लेकिन वहां पर आप नहीं मिस हो पाएगा। वहां पर सारी क्लासेस, जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, ये सब चीज। दूसरा 1 जनवरी 2023 यानी नए साल का पहला दिन संडे का दिन है। इस दिन हम 12 आवर्स का नॉन स्टॉप मैराथन कर रहे होंगे। अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि जब हम ये 12 घंटे का, यानी दिन में 12 से लेकर रात के 12 बजे तक, जब हम ये 12 घंटे का मैराथन कर रहे होंगे, तो इसमें हम 12th फिजिक्स की बुक 1 पूरी की पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे। सो सेव द डेट, और इस तरीके से आना कि अपने खाने की चीजें, पानी की बोतल, सब कुछ आपके पास हो, तो ये 12 घंटे नॉन स्टॉप हम पढ़ेंगे। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ यार, हम अपने बोर्ड्स में 95 प्लस लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर की। सबसे पहले तो यार ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करी गई है कि आपको ज्यादा बोरिंग फील ना हो, आपको अच्छा फील हो। अभी क्या होता है ना, देखिए, पूरा चैप्टर में अपना किसी टाइपिस्ट से थियरी करवा के और आपके सामने ला सकता था, लेकिन मैं बोलूं यहां पर दिस वो तो तुम किताब से भी पढ़ लोगे। तो मैंने क्या सोचा कि डेरिवेशन मतलब डेफिनेशन ज्यादा है, टाइम ज्यादा ना लगे, तो जो डेफिनेशंस है वो तो आपको यहां पर दिख जाएगी, बाकी पूरा चैप्टर हम अपने हाथ से समझ के कर रहे होंगे। गॉट इट गाइस? चलिए, तो सबसे पहले यार, जब हम न्यूक्लियाई चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले जब हम न्यूक्लियाई चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 है बच्चे। इसके अंदर पहले तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, बट अभी उतनी सारी चीजें है नहीं, अभी बहुत सारी चीजें रिड्यूस्ड है। सबसे पहले तो आपको इसका कंपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज, यानी कि ये क्या है भैया, न्यूक्लियाई क्या है, इससे रिलेटेड कुछ आपको टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। ये सबसे पहला हिस्सा है आपका, सबसे पहला काम यही है, कुछ टर्मिनोलॉजीज और इसका कंपोजिशन। गॉट इट गाइस? चलिए, एक तो ये हो गया। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज है बच्चे, वो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो एक आपका E = mc², यानी मास डिफेक्ट का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला आपको करना पड़ेगा। एक चीज आती है बेटा बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम हाफ लाइफ, मीन लाइफ, मतलब पहले ये चैप्टर भी काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन जब से कोविड आया है तब से ये चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है।
राइट बच्चों। चलिए खैर, बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम जैसी पढ़ेंगे तो हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे अब न्यूक्लियर रिएक्शंस की तरफ, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड आई होप यू गाइज आर वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट फिनिशिंग दिस चैप्टर। उससे पहले फिर वही बात कहूंगा बेटा कि अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन करें, नीचे लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करना मस्ट है। बाकी उसके बाद ये लेक्चर अगर आप लाइव मतलब प्रीमियर में देख रहे हो मेरे साथ तो आप इंटू 2 नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप इंटू 2 स्पीड पे भी देख सकते हो, जल्दी से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। चले बच्चों, तो सबसे पहले पहले यार न्यूट्रॉन, भाई न्यूक्लियाई है तो न्यूक्लियाई के सबसे पहले पहले अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर कंपोजिशन। आपको बता दूं तो सबसे पहले कौन आए थे हमारे पास, रदरफोर्ड आए थे भैया। सबसे पहले पहले जो रदरफोर्ड ने बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि यार एक एटम है तो एटम के अंदर सेंट्रल मैसिव कोर है, बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी बॉडी है जहां पर पूरा का पूरा एटम का मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बीचों बीच न्यूक्लियस है। ऐसा जैसे कि आपका एक प्लेग्राउंड है, उसके बीच एक बॉल रख दिया आपने, राइट है जी। हमने कहा ठीक बात है भैया, बीचों बीच आपका पॉजिटिव चार्ज भी है और टोटल जो आपका उसका मास भी है। तो यहां पर उससे हमें पता चला कि हाँ यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में किसने बोला, ये हाइजेनबर्ग ने। आपने केमिस्ट्री में इसका नाम काफी सुना होगा, ठीक है ना, आपने केमिस्ट्री में इसका नाम काफी सुना होगा हाइजेनबर्ग का। तो हाइजेनबर्ग ने हमें बोला कि यार बीच में पॉजिटिव चार्ज है और पूरा का पूरा मास है। हमने कहा ठीक है। उसने कहा ये जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है ये तो है प्रोटॉन की वजह से, ये तो है प्रोटॉन की वजह से फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल एक और होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये क्या है, ये बेसिकली इसका जो नेट चार्ज है वो तो जीरो होता है, माने ये फंडामेंटल चार्ज लेस पार्टिकल है, लेकिन इसका मास कुछ तो होता है और प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस हाइपोथेसिस के तहत उन्होंने बोला कि सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर उसको टोटल पूरा का पूरा उसका मास दे रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है बच्चे वो 1.6 अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, राइट, वही हो गया, ठीक है ना। और इसका जो मास होता है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया। क्योंकि शुरुआत के 2 डिजिट बराबर होते हैं न्यूट्रॉन और उसके मास में, बस लास्ट के 2 डिजिट चेंज होते हैं। तो यहां पर इसका जो चार्ज होगा न्यूट्रॉन का वो तो 0 होता है, लेकिन हाँ इसका जो मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस के तहत हमें क्या पता चला कि भैया न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके अंदर, ठीक है ना। एक एटम में न्यूक्लियस है, चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं एटम चैप्टर में, ठीक है ना। अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोटॉन का चार्ज मास है, ये न्यूट्रॉन का चार्ज और मास है। तो जो इसको चार्ज दे रहा है वो प्रोटॉन दे रहा है पॉजिटिव चार्ज, और जो इसको पूरा का पूरा मास दे रहा है वो कौन दे रहा है बेटा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर दे रहा है। तो यहीं से अपने को 2-3 टर्म्स समझ में आई, जैसे कि चलो टर्मिनोलॉजीज वैसे मैंने आगे दे रखी है तो अपन उसी में समझा देंगे आपको, जैसे ये रहे कुछ टर्म्स जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो है न्यूक्लियॉन्स। सबसे पहला जो टर्म है वो है न्यूक्लियॉन्स। ध्यान से समझना बच्चे, इस चैप्टर में न्यूक्लियॉन्स का बड़ा यूज है। देखिए आपने खाली प्रोटॉन पढ़ा, दैट इज ओके, आपने खाली प्रोटॉन बोला या आपने खाली न्यूट्रॉन बोला तो भी ठीक है, लेकिन बच्चे एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मानी ये प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेयर में ही होंगे, 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हो रहे, राइट। तो हमने क्या बोला कि भैया अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कलेक्टिवली, न्यूक्लियस के अंदर कलेक्टिवली जो इन दोनों का नाम बोला गया
वो बोला गया न्यूक्लियॉन्स। वो क्या बोला गया बेटा? न्यूक्लियॉन्स। अब सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास 10 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन्स है, तो आप क्या कहोगे यहां पर कितने न्यूक्लियॉन्स है? अब कुछ बच्चे सोचेंगे नो प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन का जोड़ा है तो नो न्यूक्लियॉन्स। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, 10 प्रोटॉन्स 9 न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गए 10 न्यूक्लियॉन्स और ये हो गए 9 न्यूक्लियॉन्स। तो ये हो गए 10 न्यूक्लियॉन्स और ये हो गए 9 न्यूक्लियॉन्स। तो मिलाकर कितने न्यूक्लियॉन्स बन गए? 19 न्यूक्लियॉन्स बन गए। तो मिलाकर कितने न्यूक्लियॉन्स बन गए भैया? 19 न्यूक्लियॉन्स बन गए। आई होप दिस इज क्लियर। तो न्यूक्लियॉन्स इज दी protons and neutrons inside a nucleus collectively are known as nucleons. right बच्चा पार्टी। अब बात आती है भैया एटॉमिक नंबर की। अब बात किस चीज की आती है? एटॉमिक नंबर की। सर एटॉमिक नंबर क्या है? असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, Z। लेकिन बेटा, लेकिन बच्चे, अगर आपका एक न्यूट्रल एटम है, अगर आपका एक न्यूट्रल एटम है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, यानी कि दोनों ही Z कहलाए जाएंगे, यानी कि दोनों ही Z कहलाए जाएंगे। गॉट इट गाइस? उसके बाद हमारी बारी आती है बच्चे मास नंबर की, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। मास नंबर इज बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर उसको मास दे रहे थे, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया? मास नंबर हो गया। अगली बारी आती है न्यूक्लियर मास की। अगली बारी किस चीज की आती है बेटा? न्यूक्लियर मास की आती है। तो न्यूक्लियर मास क्या है बच्चे? न्यूक्लियर मास क्या है? उस न्यूक्लियस का मास, वो जो न्यूक्लियस है उसका जो टोटल मास है। देखिए मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन उन सबका जो मास है दैट इज न्यूक्लियर मास, दैट इज न्यूक्लियर मास। आई होप दिस इज क्लियर। अब बारी आती है न्यूक्लाइड की। देखिए हॉस्पिटल में मान लो बच्चा पैदा होता है तो क्या बोला जाता है? लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है। उसके बाद क्या होता है? घर पे लेके आया जाता है। अच्छा हॉस्पिटल में जिसने पैदा किया होगा माँ बाप, ठीक है ना, वो हमें मिल गए। उसके बाद आप समझ लीजिए जिसने पैदा किया है उनको, भाई जिसने पैदा किया है वो कुछ दिनों बाद उसका नामकरण कर देते हैं। तो लड़का, उसके बाद उसका नामकरण हो गया, या लड़की फलाना नाम हो गया, XYZ जो भी है। उसके बाद जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल के अंदर सबका एक पर्टिकुलर नाम होता है, या यूं कह दीजिए बच्चे का आधार कार्ड जो बन रहा है उस पे उसका पूरा का पूरा बायोडेटा मेंशन हो गया। उसी तरीके से बेटा न्यूक्लियस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आप न्यूक्लियस का पूरा नामकरण कर देते हैं कि भैया ये आपका पर्टिकुलर न्यूक्लियस है जिसका कुछ मास नंबर है, जिसका कुछ एटॉमिक नंबर है, उसको फिर अपन बोलते हैं न्यूक्लियाइड। जैसे कुछ भी कह दो यार, आप कह दो यहां पर, आप जनरली मान लो कैल्शियम बोल दो, कैल्शियम 20 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 40 इज द मास नंबर, ठीक है ना। मान लीजिए इतने प्रोटॉन्स है, इतने न्यूट्रॉन्स है इस न्यूक्लियस को, तो ये दिस इज कैल्शियम। ये क्या हो गया? ये एक पर्टिकुलर मैंने सिंबल दे दिया इसको बोलने के बाद। आपने मेरे साथ क्या पढ़ा पहले? प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, राइट। उसके बाद आपने न्यूक्लियॉन्स पढ़ा, फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लाइड। शुरुआत में तो कुछ टर्म्स ही है बेटा, जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। जैसे कि बेटा हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन, उसके बाद ड्यूटेरियम और उसके बाद ट्राइटियम। भैया यहां पर अगर आप देखोगे तो मास नंबर अलग है 1 2 3, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही है। देखो भैया, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। बट यहां पर 0 न्यूट्रॉन थे, यहां पर 1 न्यूट्रॉन है और यहां पर 2 न्यूट्रॉन्स है। तो ये आपका आइसोटोप कहलाया जाता है। वहीं पर बारी आती है भैया आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या है?
the atoms having the same mass number but different atomic number। अब बात आ गई भैया, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर मैं आर्गन लेता हूं तो एटॉमिक नंबर 18 है लेकिन मास नंबर 40 है। अगर मैं कैल्शियम लेता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 40 है बट मास नंबर सेम है। क्या ये जो चीज है यहां पर इजीली सही फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? क्या ये एग्जाम्पल यहां पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? आई होप दिस इज मतलब इजीली यहां पर जो ये बैठ रहा है ये फिट बैठ रहा है यहां पर बहुत आसानी से। राइट बच्चा पार्टी, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। आगे चल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज आइसोटोन। देखिए ये जो नोट्स है ना ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी फाइल, राइट। और बहुत सारे चैप्टर्स की फाइल्स नहीं मिली है तो वो भी, अब मतलब आप ये समझ लीजिए कि उन चैप्टर्स की फाइल्स, हर एक चैप्टर की फाइल वीडियो के नीचे भी मैं लिंक कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी दे दूंगा आप लोगों को, राइट। चलिए isotons, the nuclides having the same number of neutrons are called isotons। same number of neutrons का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं तो जैसे आप ले लो क्लोरीन 1737, पोटेशियम 1939। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर आपका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन असल में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भैया? अगर आपका ए जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यानी P प्लस N है, सो नॉर्मली लिखो भैया इफ A इज P इज Z प्लस N, तो N क्या होगा भैया? A माइनस Z होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है सर। तो न्यूट्रॉन्स क्या होंगे इसमें? 37 माइनस 17 मानी 20। यहां पर क्या होगा? 39 माइनस 19 यानी 20। तो वो न्यूक्लियाइड्स जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा उनको हम आइसोटोन्स कह रहे हैं। उनको हम क्या कह रहे हैं बच्चे? आइसोटोन्स कह रहे हैं। इसके बाद बात आती है बेटा आइसोमर्स की। किनकी बात आती है? आइसोमर्स की। ये वो न्यूक्लियाई है जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, जिनका मास नंबर भी सेम है, लेकिन ये अलग अलग एनर्जी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में और वही आइडेंटिकल न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। तो आपको आइसोटोप समझ में आ गया, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, एग्जिस्टिंग इन एनर्जी स्टेट्स वो डिफरेंट है, जो एनर्जी स्टेट है वो डिफरेंट है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है जहां पर आप अगर देख पा रहे हो तो जो हम यहां पर मास का काउंट करेंगे, भाई कौन सा एलिमेंट का मास क्या है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको यू बोला जाता था या फिर आप AMU बोल लो, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप केमिस्ट्री की या फिजिक्स की किताबों में देखेंगे तो कहा जाता है कि एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 is the 1/12 of mass of carbon 6, 1/12 of the carbon 6, ठीक है ना। 1/12 इसका मतलब जो कार्बन एलिमेंट का मास है उसका 1/12 मास AMU कहलाया जाएगा। खैर हमें इतना नहीं जाना आगे, हमसे जो पूछेगा हम तो आपको वही बता देंगे। दिस इज बेसिकली AMU, जो जनरली अगर आप देखा जाए, अगर आप देख रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन में बेटा एक AMU जो होता है इसी को मास ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहे मास ऑफ प्रोटॉन्स बोला जाता है, या यूं कहिए यही बोला जाता है मास ऑफ न्यूक्लियन, या इसको बोला जाता है बच्चे मास ऑफ न्यूक्लियन। बराबर है ना भाई? सिर्फ यार 1.67 1.66 1.672 या 1.660565, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल सेम है, कोई गड़बड़ इसमें नहीं होने वाली है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना है? इतना है, मैंने आपको बता दिया। अब एटॉमिक मासेस, इतने छोटे मासेस ऐसे कैसे मेजर हो पाएंगे भाई? तराजू पे तो रख नहीं सकते, तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आती है। ये क्या है भैया?
देखो, अब आप एक इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह से दूसरे जगह तक एक्सेलरेट करा रहे हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल देकर, दैट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चे, सपोज करते हैं भैया ये 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, हायर। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल देकर आप इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसमें 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 जो आपका एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं समझे भाई, आपने पोटेंशियल कितना लगाया 1 वोल्ट, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी होती क्या है काइनेटिक एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ये हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, इलेक्ट्रॉन का चल 1.602, 1.6 अप्रोक्सीमेशन लिख लो यार, 1.609 की जगह 1.6 ले लो आप, इंटू 10⁻⁹ तो आप इतना लिख लो भैया अप्रोक्सीमेशन में, ये आपका ये जूल हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको फर्दर आगे और भी लिखा जाता है, वो क्या, वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13, चाहे आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, चाहे आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, आपकी मर्जी। So electron volt is what? Energy acquired by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt and is denoted by electron volt. अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू mc², और जब हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं तो मैं आपको बता दूं 1 AMU की जो वैल्यू आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करीब करीब इतनी आती है। And I hope this is clear to you all. So this is the relation between AMU and मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहे आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल लो, अलग अलग बोलते हैं लोग इसको। Got it, guys? राइट बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अब इसको अगर आपको बिल्कुल मतलब अगर इसको बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है तो आप इसको 1.602 ही लिखो जो आपका चार्ज है, राइट, ठीक है ना। वैसे कोई फर्क इतना पड़ नहीं रहा है, बट स्टिल अगर लिखना होगा तो हम लिख लेंगे। गॉट इट, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े भैया, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस है तो उसका साइज तो देखना ही पड़ेगा भाई। तो जनरली हमने जो अजम्पशन लिया था वो ये था कि न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेयर है, न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेयर है बेटा। क्या है? स्फेयर। न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेयर है, ठीक है भैया। तो हमने एक स्फेयर माना, ठीक है ना, जिसका आर रेडियस है, और हमने ये बोला कि यार इसका जो वॉल्यूम होगा ना, इसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। यानी इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या यू कह दीजिए भैया आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि तो वैसे भी कांस्टेंट है, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, क्योंकि भाई पावर कटाओगे तो 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आर हो गया बच्चे आर नॉट ए की पावर 1/3, आर हो गया बेटा आर नॉट ए की पावर 1/3। अभी ये आर नॉट क्या है भैया? ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखा जाए तो इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 या 1.2 फर्मी बोल दो, ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू आती है ये, ठीक है ना। तो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। फिर ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब सॉरी, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा ये। तो ये आपको समझ में आ गया कि R इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर साइज, ठीक है ना। अब बात आती है न्यूक्लियर डेंसिटी। भाई साइज तो समझ में आ गया, डेंसिटी कोई भी अगर आप देखोगे तो रो न्यूक्लियस अगर लिख रहा हूं तो डेंसिटी क्या है भैया? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। व्हाट इज दिस न्यूक्लियर डेंसिटी? दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो आप एक बात बताइए, यहां पर किसका मास है?
न्यूक्लियस का, और वॉल्यूम किसका है? न्यूक्लियस का। आप बताओ मुझे, न्यूक्लियस के अंदर क्या थे भैया? प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, माने न्यूक्लियॉन्स है, मानी न्यूक्लियॉन्स है, जिसका कुछ मास नंबर है ए, है ना, और ए इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर तो मैं कह रहा हूं कि मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन क्या है? अप्रोक्सीमेटली भैया एएमयू, 1 एएमयू, है ना, है ना। तो उसी प्रकार से अगर मैं एक न्यूक्लियॉन का मास, अगर मैं एक न्यूक्लियॉन का मास 1 एएमयू बोल रहा हूं, तो मास ऑफ दिस न्यूक्लियस क्या होगा? तो आप कह दोगे m इंटू ए। अगर मैं इसको m बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा भैया? m इंटू ए, है ना, है ना बच्चे। एक एमयू इंटू उसका जो मास नंबर है, उसका जो मास नंबर है। तो आप कह दोगे सर दिस इज एम ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या होगा भैया? 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी ठीक है सर। आप आगे लिखो, 3 ऊपर चला जाएगा, 3ma/4 पाई। अब r की जगह क्या लिख सकते हो आप? r0 a की पावर 1/3। तो सर इसकी जगह लिखा r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब। फाइनली दिस इज 3ma/4 पाई r0 का होल क्यूब इंटू a से a कटा, सो 3m/4 पाई r0 क्यूब। और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सर न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी ये मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ये मास नंबर पे इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मैं आगे देखूं इसको, अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, 3 इंटू 1.66 अप्रोक्सीमेशन में डाल दिया, इंटू 10 की पावर -27 kg डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 का होल क्यूब। अगर आप पावर में भी देखोगे तो अप्रोक्सीमेशन में, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, आप यहां पर क्या कर रहे हो? आप ये आपका एएमयू हो गया, 4 पाई r0 का होल क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो इधर अगर आप देखोगे तो पावर क्या आपकी प्लस हो रही है? अगर हम देखेंगे तो 3ma, गॉट इट, ए से ए तो कट गया, मास ऑफ न्यूक्लियॉन मिल गया अपने को, ठीक है ना, और r0 का होल क्यूब मिल गया, ये भी कर लिया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, इसकी पूरी वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं पावर्स की बात करता हूं, अगर मैं पावर्स की बात करता हूं तो ये -27 है, ठीक है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा? -15 की पावर 3, तो -45 हो गया एक हिसाब से। ये ऊपर जाके आप ऐड कर दो तो आपका 27 प्लस 45 अगर करते हैं तो 37 और करीब करीब 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की आ रही है, राइट। 45 में से 27 डालो आप, कितना हो गया? 37, 47, वही मतलब 17, 10 की पावर 17 के आसपास, ऑर्डर के आसपास की आ रही है। देख रहे हो कितना डेंसर बता रहा है ये? बात वही हो गई ना यार, छोटी सी जगह पर पूरे के पूरे एटम का मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो डेंसिटी तो होएगी ना बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूक्लियर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, गॉट इट गाइस। चलिए हम अगर आगे बढ़े तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। भैया आप एक बात बताओ यार, कितनी प्यारी सी बात है, मतलब फैमिली। देखो सबसे पहले आपका फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन, देन आपका न्यूट्रॉन। तो यार आप देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन। उसके बाद उनके स्टूडेंट जो कि थे रदरफोर्ड, उसने डिस्कवरी करी कायदे से प्रोटॉन की, ठीक है ना। उनके स्टूडेंट जो थे चैडविक, उन्होंने डिस्कवरी करी न्यूट्रॉन की। तो तीनों मतलब टीचर स्टूडेंट, तो आप देख रहे हो ना कि मतलब टीचर ने जो डिस्कवरी करी, स्टूडेंट ने कुछ और, फिर उसके बाद तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल उसके स्टूडेंट ने। कितनी प्यारी बात है ना। चलो तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, भैया चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने आपका बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर बंबार्डमेंट करा दी, वहां से न्यूट्रॉन्स निकले। जब उसकी बंबार्डमेंट हमने पैराफिन वैक्स जो कि कार्बन का
एक हिसाब से है, उस पे जब बंबार्डमेंट कराई तो वहां से प्रोटॉन्स निकले। तो हमें ये पता चला कि यार ये जो जो हाई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है, जो ये जो यहां से जो रेज निकली, तो वो वहां पर उनको न्यूट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस पता चली। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन्स, और हमें आगे पता चला, जब हमने उसको आगे जब भेजा तो हमें पता चला कि यार दीज पार्टिकल्स या दीज रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहां से अपने को यह भी समझ में आ गया कि ये चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल्स है, दीज आर न्यूट्रॉन्स। तो अब जब न्यूट्रॉन्स है, आपके पास प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात करते हैं। दैट इज बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन इन द नेचर। यार अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज फोर्स है। मतलब जैसे आपका न्यूक्लियस है तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज बेसिकली आपका न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो होंगे, तो अगर आप देखोगे तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी करेगा, है ना। लेकिन वहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जुड़े हुए हैं, कायदे से प्रोटॉन प्रोटॉन भी जुड़े हुए क्योंकि बहुत छोटी जगह है। तो वो कैसे जुड़ रखे हैं, वो इस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ने आपस में बांध रखे हैं, जो कि उस प्रोटॉन और प्रोटॉन की कुलाम्बिक फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको कैंसिल आउट कर देता है और फिर भी ये आपस में बंधे रहते हैं, फिर भी ये आपस में जुड़े रहते हैं। उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपके पास रेशियो आ गया बेसिकली, और शॉर्ट रेंज फोर्स है 2-3, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3 फर्मी तक ही काम कर रहे हैं। 3 फर्मी से अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आपका न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपने ऑलरेडी मुझसे काफी बार हर एक चैप्टर में सुना है कि भैया स्टेबिलिटी जहां पर है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, राइट है जी। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इसके अंदर जो है बेटा, अगर आप देख पाएंगे तो जब इनकी दूरी 0.8 जब इनकी दूरी आपकी 0.8 फर्मी है, जिसको हमने आर नॉट बोला, ये रहा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे, मिनिमम है। अब आप अगर दूरी बढ़ाएंगे, देखिए मान लेते कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी, जहां पर अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। देखिए जहां पर अट्रैक्शन है ही नहीं, बच्चे, जहां पर अट्रैक्शन 0 है तो वहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी खुद ब खुद 0 है यार। वहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी है ही 0 जहां पर अट्रैक्शन 0 है। और अट्रैक्शन कहां पर 0 थे, मैंने क्या बोला था, शॉर्ट रेंज फोर्स है, 2-3 फर्मी तक काम करेंगे, 4 फर्मी का डिस्टेंस होते ही आपका न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। तो भैया हमने क्या किया, 3 फर्मी से डिस्टेंस बढ़ाया आगे, 0 1 2 3 4। यहां पर देखते देखते देख पा रहा हूं कि भैया आपका अट्रैक्शन भी 0 है। देखो ये 0 है, ठीक है ना, 0 इसको मत मानना, ये 0 है। यहां पर अट्रैक्शन भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। हमने क्या किया, डिस्टेंस को कम करते गए तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती गई, कम होती गई। पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, और यहां पर आके पोटेंशियल एनर्जी हो गई मिनिमम, -100। मिनिमम कहां पर होगी, जब उनका डिस्टेंस कितना है भैया, 0.8 फर्मी। जब उनका डिस्टेंस कितना है, 0.8 फर्मी। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को और कम कर रहे हैं, क्योंकि भैया पहले तो क्या हो रहा था कि यहां पर आपका क्या हो रहा था भाई, जैसे जैसे पास लेके आ रहे थे तो भैया पोटेंशियल एनर्जी आपकी और कम होती जा रही थी, माने यहां पर अट्रैक्शन हो रहा था, है ना। और अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस और कम होता जाएगा, एनर्जी आपकी फिर बढ़ती चलेगी। इसका मतलब भैया वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी रिपल्शन का कॉन्सेप्ट है। एनर्जी नेगेटिव है मतलब अट्रैक्शन है, नेगेटिव का मतलब ही है कि वहां पर अट्रैक्शन हो रही है। मिनिमम है तो वहां पर आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0.8 फर्मी स्टेबिलिटी है, उससे कम करोगे तो भी दिक्कत, उससे बढ़ाओगे तो भी दिक्कत। गॉट इट गाइस। तो ये आपके पास एक ग्राफ है जो जनरली हम 11th में भी बहुत बार पढ़ते हैं और 12th में भी हम पढ़ रहे हैं। अगर आप इसकी बात और देखते हो तो न्यूक्लियर जो ये फोर्स है ये एक्चुअल में चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। ये एक्चुअल में चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। इसका क्या मतलब है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है मतलब ये बेटा कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है,
ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है। ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है भैया, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है ना, है ना। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लग रहा है भाई, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्शन फोर्स है, लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स भी है। न्यूक्लियर फोर्स उस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम कर दे रहा है, और वो उसको भाई वो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी फिर तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी बात ठीक है यार आपकी, है ना। तो ये आपके पास कुछ न्यूक्लियर फोर्स की कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा तेजी से चल रहा है, लेकिन बेटा मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल में कर लिया, मेरे साथ 2-3 बार आपने देख लिया इंटू 2 स्पीड में, और इसी के साथ साथ आपने पीवाईक्यूज लगा दिए, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कर लिए, सैंपल पेपर एक नहीं, कुछ सैंपल पेपर जो मैं आपको भी कराता ही रहूंगा, ये चीज की मैं आपको यहां पर खड़े होकर गारंटी दे रहा हूं कि न्यूक्लियाई का एक सिंगल वर्ड भी नहीं होगा जो आप पेपर में नहीं करके आ पाओगे, जो आपसे बच जाएगा। प्रैक्टिस तो चाहिए ना भाई, लेकिन यहां पर जितना पढ़ाऊंगा पेपर में उतना मैंडेट है, उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा पेपर में। आप पढ़ाने पे तो आप कितना ही पढ़वा लो, हम नीट और जेई के बच्चों को पढ़ाते पता नहीं क्या क्या बातें पढ़ा देते हैं। जितनी देर में मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं उतनी देर में तो हम सिर्फ न्यूक्लियस का वहां पर इंट्रोडक्शन देते हैं, जितनी देर में मैं भी चैप्टर खत्म करने वाला हूं। खैर, अब देखिए आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस आया। देखिए छोटी क्लासेस में अपने को बताया जाता था कि मास जो है वो कभी भी बढ़ या कम नहीं हो सकता, हम भी मान लेते थे भाई ठीक है। लेकिन यार अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमें पता चल रहा है कि यार बंदा बंदा जो है ना तेजी से दौड़ रहा है तो मास में चेंज आ रहा है, बंदा तेजी से दौड़ रहा है तो मास में चेंज आ रहा है। अब यहां पर जो है ना अपने को फीलिंग आई कि अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये तो गलत हो रहा है। खैर यहां पर आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस आया उसके बारे में बात करी गई। क्या बोला? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्या बोला गया भैया? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट है जी। तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में क्या बोला गया? इन्होंने बोला सर एनर्जी मास में, मास एनर्जी में आपस में कन्वर्टेबल है, खाली मास का कंजर्वेशन, खाली एनर्जी का कंजर्वेशन ठीक बात नहीं है ना। उसने कहा पार्टिकल का जो मास मेजर कर रहे हैं वो उस रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं कि पार्टिकल रेस्ट पे है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी ने क्या बोला कि भैया जो मास और एनर्जी का सम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो सेम है आफ्टर एंड बिफोर ऑफ इंटरैक्शन। ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही हमें यहां पर करीब करीब 15 से 20 मिनट का एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। अब चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा बचा नहीं है, जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो दो टॉपिक से आएंगे, एक तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से आएंगे, और दूसरा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप इस बात की भी टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस की भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग एज वेल, राइट बच्चों। चलिए भाई मास डिफेक्ट की बात करते हैं। मास डिफेक्ट क्या है बेटा? अगर हम मास डिफेक्ट की बात करें तो मास डिफेक्ट क्या है ये भी देख लेते हैं एक बारी। मास डिफेक्ट क्या है एक बारी इसको भी देख लेते हैं बच्चे। आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब हम एक सिंगल रूम लेते हैं किराए पर अपने लिए, मान लेते हैं उसका किराया 5,000 रुपए दे रहे, वहीं पर हमारा एक फ्रेंड है, वहीं पर हमारा एक फ्रेंड है बेटा। तो हमारे जो लैंडलॉर्ड है हमने उसको बोला भैया इसको भी ले आओ हमारे कमरे में, हम ले आते हैं, ठीक है ना। तो लैंडलॉर्ड कहता भैया किराया ज्यादा देना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लैंडलॉर्ड आपसे दुगना किराया मांग लेगा तो आप दे दोगे, फिर आप अकेले ही क्यों नहीं रहोगे भाई, है ना। तो आपने लैंडलॉर्ड को बोला कि सर ऐसा है, आपको हम दे देंगे 7,000 रुपीज, ठीक है ना, यानी 2,000 रुपए बड़ा आपका फायदा हो गया। और हम जो इंडिविजुअली 5,000 पे कर रहे थे, मानी 10,000, हमारे लिए वो 3,500 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका जो मास है, इसका जो मास है, खाली जो दोनों का जब मिला के है इसके अंदर, वो कम है बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जब वो अलग अलग है, जब वो अलग अलग है। थोड़ी सी
ठंड सी लग गई तो मैं जैकेट पहन लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, स्टूडियो में लाइटिंग बहुत सारी होती है। अब इसी खाली शर्ट के साथ बाहर तो नहीं जा सकते हम, लेकिन यहाँ पर ना लाइटिंग बहुत सारी होती है, तो हम सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारा गुजारा चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी थोड़ी सी ठंड सी लग गई तो सोचा क्यों ना यार जैकेट पहन लिया जाए, है ना। चलो, तो भाई मैंने क्या बोला आपको, मैंने एक चीज बोली कि यार अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हो तो खाली जो न्यूक्लियस का मास है जिसके अंदर दोनों है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके अंदर आपके दोनों है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका जो मास है वो कम है इंडिविजुअली जब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं खाली प्रोटॉन और खाली न्यूट्रॉन का मास। वहीं पर कॉन्सेप्ट आया मास डिफेक्ट का। वो जो डिफरेंस आया वो कहां है, किस फॉर्म में है, क्या है, ये सब चीजें ध्यान से देखो भैया। इसको डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, और डेल्टा एम बोल क्या रहा है, कह रहा है सर जो प्रोटॉन का मास है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कितने भी हो सकते हैं ना भाई न्यूक्लियस में, जैसे गोल्ड में देखे तो 79 प्रोटॉन है, कैल्शियम में मैं अभी बताया 20 न्यूट्रॉन्स 20 प्रोटॉन्स, है ना, अलग अलग है। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भैया, A माइनस जेड। अगर A इज दी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, उसमें से Z आपका प्रोटॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस है। ये रहा मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना बच्चे। तो ये तो दोनों का मिला के था, इसमें से न्यूक्लियस का जो मास था, इसमें से जो न्यूक्लियस का मास था वो हमने माइनस कर लिया, और ये अपने को मिला भैया डेल्टा एम, यानी मास डिफेक्ट, यानी मास डिफेक्ट। अरे यार ये जो मास का कमी हुआ ये गया कहां भाई, अभी तो आपने पढ़ा आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E बराबर mc स्क्वायर। मास कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी कम होगा तो मास बढ़ेगा। मास कम हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है भैया, मास कम हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में आ रहे थे तो मास कम हो रहा था, तो इसका मतलब भैया एनर्जी तो बढ़ रहा था, है ना, है ना। उसका मास भले ही कम है लेकिन उसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो कल को आपको जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेंगे, तभी तो उसका मास बढ़ेगा फिर, है ना। यही तो बात है, ठीक है ना। तो ये आपका डेल्टा एम आ गया। वहीं पर हमारे पास एनर्जी भी आ जाएगी यहां पर। अगर मैं, चलो ये तो डेल्टा एम हो गया, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। ये जो एक्सेस में एनर्जी रह गई थी दैट, उसको बोल दो, चाहे तो आप बोल दो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दी न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो उसमें इसको बोला मैंने डेल्टा ईबी, इसको मैंने क्या बोला, डेल्टा ईबी। डेल्टा ईबी क्या होगा भैया, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना, बिल्कुल ठीक है सर। तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया भैया बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ईबी। बात तो सही है आपकी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो ये मेरे पास आपका बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां से ले लेते हैं हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इसके लिए था कि भाई इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। यार एक बात बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठीक है, लेकिन इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी तो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, है ना। तो इसका मतलब यार आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना भैया, तो इलेक्ट्रॉन की अपनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भी पिक्चर में आ गया तो वहां पर पूरा का पूरा एटम लिया जाएगा, है ना। मतलब वो यूं कह रहा है कि सर खाली न्यूक्लियस का जो मास है और खाली इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो दोनों को प्लस किया जाए तो वो ज्यादा है किससे, खाली एटम के मास से। किससे, खाली एटम के मास से। आओ जरा मैं तुमको बताता हूं, देखो मानी Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, Z ही तो है, ठीक है ना, प्लस किसका मास, न्यूक्लियस का मास। किसका, न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अलग अलग दो पार्टिकल्स हो गए एक हिसाब से। इसमें से माइनस करूंगा किसके, इसमें से माइनस किसको करूंगा, एटम का, एटम के मास को। और एटम को तो ये रहा भैया न्यूक्लाइड हो गया XAZ इंटू इसका मास, है ना।
ये उसका नामकरण हो गया और इसका मैंने मास से m से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, इसको मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हो गया भैया आपका डेल्टा m, ये तो क्या हो गया डेल्टा m, इसको कर दो आप c स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, डिस्टेंस बड़ा है ना भाई, ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये जो डेल्टा ई बी फॉर इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये कंपैरिजन में भैया इनके कंपैरिजन में इतनी ज्यादा कम होती है कि हमने इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो ही मान लिया, हमने इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो ही मान लिया। और जब हम इसको अप्रोक्सीमेशन में जीरो मान ही रहे हैं तो सर z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस m एक्स ए जेड, ये क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। सही बात है, ये क्या हो गया बेटा जीरो के बराबर हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से न्यूक्लियस का मास कितना बचेगा भैया, ये जाएगा प्लस, ये जाएगा माइनस, m एक्स ए जेड, राइट, m एक्स ए जेड, ठीक है ना, m एक्स ए जेड। उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको भैया, ये उधर चला गया, z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमारा ऐसे हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया भैया, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये भी ठीक है। यार एक काम करो ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पुट कर दो, मतलब इस न्यूक्लियस के मास को यहां पर पुट कर दो। अगर मैं आपको देखूं तो ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो, और थर्ड को मैंने फर्स्ट में इक्वेट मार दिया। तो जब इस बात से देख पा रहे हैं तो यहां पर देख लेते हैं बच्चे, यहां पर देख लेते हैं। और अब जो हमारा डेल्टा ईबी है, अब जो हमारा डेल्टा ईबी है वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा बच्चे z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, एक ही बारी में कर लो भैया, माइनस माइनस थोड़ा सा छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो, ताकि ओहो ठीक है, थोड़ा सा छोटा तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखते, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके ना, चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रखा हमने, z इंटू एम पी प्लस ए माइनस z इंटू एम एन, माइनस करते तो माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, m एक्स ए जेड, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो इसका मतलब सर डेल्टा ईबी जो आ रहा है अब हमारे पास, वो क्या आ रहा है, z, देखो ये और ये में से z कॉमन ले लिया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, प्लस a माइनस जेड एम एन माइनस m एक्स ए जेड, m एक्स ए जेड, गॉट इट, ठीक है ना। असल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शुरुआत में पढ़ा था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, है ना, तो दिस इज नोन एज मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको मैं लिख सकता हूं z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस उस एटम का मास। ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी का एक नया रिलेशन, ये बाइंडिंग एनर्जी का एक नया रिलेशन आ गया। आप लोग यहां तक एक बार नोट कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, इसको आगे बढ़ाता हूं, अब बस बहुत ज्यादा देर तक का चैप्टर नहीं है हमारा, इसको मैंने आगे बढ़ाया। तो अब हमारे पास जो बारी आती है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मानी एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, जिसको मैं बोलता हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय ए। बेटा बाइंडिंग एनर्जी क्या है भैया, ZMH प्लस a माइनस जेड, तो ZMH प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद माइनस m एक्स ए जेड, माइनस m एक्स ए जेड डिवाइडेड बाय a। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। भैया वो तो पूरे के पूरे एटम की बाइंडिंग एनर्जी थी ना यार, अगर एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी होगी तो उसको मास नंबर से डिवाइड कर दो,
ठीक है ना, एक न्यूक्लियन की एनर्जी है तो उसको मास नंबर से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये भी बात सही है यार, ये भी अच्छी बात है। तो बीई अपॉन ए यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को मैं क्या बोले जा रहा हूं यहां पर। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये हमें क्या बता रहा है, असल में ये हमें उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बता रहा है। न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, न्यूक्लियस स्टेबल है या फिर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इफ अगर मास जो है आपका लेस देन 20, क्या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मत लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो यहां पर, एटॉमिक मास लिखो, हाँ सही है, एटॉमिक मास। अगर मेरा एटॉमिक मास जो है वो लेस देन 20 है और मोर देन 20, मोर देन 200 है, मोर देन 200 है, तो इस न्यूक्लियाई को मैं अनस्टेबल बोलता हूं। इस न्यूक्लियाई को मैं क्या बोलता हूं बेटा, अनस्टेबल बोलता हूं। तो मुझे यहां पर रिएक्शंस कराने पड़ते हैं जो कि मुझे अभी यहां पर बेसिकली पढ़ने हैं। और अगर ये 20 से लेकर 200 के बीच में है, एवरेज है, या 20 से 120 130 ऐसे करके 200 ही मान लेते हैं, तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल माना जाता है। तो उसका, तो जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस। द मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मोर इट इज स्टेबल। क्योंकि भैया जितना ज्यादा एनर्जी, देखो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो जो आजकल चल भी रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़े से ज्यादा पैसे ऑफर कर देती है, तो वो क्या करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ और काम नहीं करती, वो बेसिकली आपका उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए पैसे देता है, राइट। तो बंदा या बंदी क्या करते हैं, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है और उसका उस कंपनी के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड है, तो उसको आप डबल पैसे भी दे दो तो भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है उसका, तो वो झट से कहता है चलो ठीक है, ओके, पैसे तो ज्यादा मिल रहे हैं ना भाई। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो उतना स्टेबल है ना भैया। आपने एक ही फोन करा, एक ही फोन में कहता है ओके आई विल जॉइन, तो अनस्टेबल। आपको 10 फोन करने पड़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा है ना भैया, बॉन्ड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। क्या पता दो गुना पैसे पे ना आए, क्या पता 2.5 गुना देने पड़े। बात समझ में आ रही है? तो जितना ज्यादा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना ही ज्यादा वो स्टेबल, राइट है जी। इसी से हमारे पास आया बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, ये पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। पीवाईक्यूज में अगर देखेंगे तो 3 मार्कर, ये बहुत बार पेपर में आया है। तो व्हाई नॉट टू डू दिस, मतलब इसको अच्छे से अभी इस साल भी क्यों ना करे भाई। तो हम लोग इसको इस साल भी अच्छे से क्यों ना करें बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं भैया, सबसे पहले मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का एक ग्राफ बनाया। यहां पर जब मैं ग्राफ बना रहा था बेटा, यहां पर जब मैं ग्राफ बना रहा था तो देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग हो गया भाई। जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने बनाया, ठीक है ना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप ट्राइटम या ड्यूटेरियम, ये ट्राइटम, ये आपका लिथियम, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन। यहां लिखा हुआ है दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहां पर देखना आपने लिखा हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मोस्ट स्टेबल है, यानी पहले बढ़ेगी एनर्जी मोस्ट स्टेबिलिटी तक, उसके बाद जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता, कम होता, मतलब एटॉमिक मास कम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। और जैसे यूरेनियम 238 है, इसके लिए जो एनर्जी बनी वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बन गई, वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बन गई। यही से अपना एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, दैट इज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। भैया जो हेवियर न्यूक्लियाई है, जो हेवियर न्यूक्लियाई है, वो आपका टूटकर
वो आपका टूट कर दो स्टेबल आइसोटोप, दो स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहे हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, और जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो मिलकर एक हेवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो उनकी भी बढ़ रही है। तो एक न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। बढ़ेंगे आगे, एक आपका हाइड्रोजन बॉम्ब और एक आपका एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब क्या होता है? स्प्लिट होता है और छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। और हाइड्रोजन बॉम्ब ऐड होता है, फिर वो न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट बनता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो जो 0 से लेकर 20 नंबर के बीच में है, तो वहां पर क्लियरली मैक्सिमा है और मिनिमा है, मानी मैक्सिमा मिनिमा, स्टेबिलिटी की बात होती है मैक्सिमा और मिनिमा से। और अगर आप देखोगे कुछ ही न्यूक्लियाई, कुछ ही एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो ग्राफ है हमारा एक स्मूथ कर्व बन रहा है, बाकी एक बिल्कुल स्मूथ कर्व बन रहा है। कुछ अगर मैं यहां से बना रहा हूं, ये देखना आप ध्यान से, आप ये देखना ध्यान से, बाकी एक बिल्कुल स्मूथ कर्व है इन हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन को छोड़कर। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जब आप उस कर्व को देख पा रहे हो तो बिल्कुल स्मूथ कर्व है। यहां पर ऑप्शंस लिखे हुए, पहले आपका अगर देखोगे जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर उतना ज्यादा स्टेबल, यानी आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, यानी आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम होता जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बढ़ती जा रही थी, मानी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। और मैंने आपको बोला 0 से 20 नंबर या 200 से ज्यादा वो क्या है, एक हिसाब से अनस्टेबल है। वो क्या है बेटा, एक हिसाब से अनस्टेबल है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, और यहां तक बात समझ में आ गई आप सभी बच्चों। तो यहां पर जब आपने देखा तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बिहाफ पे आपने देखा न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। आपने क्या देखा यहां पर? न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। उसने कहा सर बाइंडिंग एनर्जी जो है छोटे न्यूक्लियाई के लिए, सॉरी हेवियर न्यूक्लियाई के लिए कम है, जैसे कि आपका यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है? 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या हो गया? वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होके बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो गया, मान लो उनकी एनर्जी बढ़ गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई, है ना। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे एनर्जी बढ़ेगी तो भाई एनर्जी का लिबरेशन हुआ ना बहुत ज्यादा। यही तो होता है एटम बम में, यही तो होता है एटम बम में, अभी बताया मैंने। और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करोगे तो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं, विच इज हाइड्रोजन बॉम्ब। जनरली मुझे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को डिटेल में पढ़ना भी है अभी, तो वो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। 20 मिनट के आसपास का टॉपिक वो रहेगा। मुश्किल से मुश्किल 1.25 घंटे या 1.5 घंटा मैक्सिमम मान लो अपना चैप्टर खत्म है। 1.5 घंटा लगेगा नहीं, खैर। यहां तक आते आते आप 70% चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अब 30% का जो चैप्टर है उसमें हमारा जो बचता है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। आपने जनरली मेरे साथ पढ़ा ही होगा, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मतलब पार्टिकल्स के, फंडामेंटल पार्टिकल्स का रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में असल में न्यूक्लियस इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट। न्यूक्लियर रिएक्शन में बेटा न्यूक्लियस जो है वो टेक पार्ट, वो अपना हिस्सा ले रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इज टेकिंग पार्ट बच्चे, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, यही दोनों तो पढ़ने हैं मुझे। सर न्यूक्लियर फिजन क्या है? एक हेवी न्यूक्लियाई जिसमें मास नंबर इज ग्रेटर देन 230 बता रहा है यहां पर, वैसे 200 भी बोल सकते हो आप। जब ये एक्साइटेड होता है, इसको छोटी सी आप बंबार्डमेंट करवाते हो किसी और पार्टिकल की, तो ये छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। जैसे आपने यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन के साथ बंबार्डमेंट करा दी। ये क्या है? ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। जब मैंने इसके साथ इसकी बंबार्डमेंट करा दी तो ये बेरियम में टूट गया, क्रिप्टन में टूट गया, 3 और न्यूट्रॉन मिले और एनर्जी का लिबरेशन हो गया और एनर्जी निकल गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग रिएक्शंस में एनसीईआरटी से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद एनसीईआरटी से पढ़ लेना। इससे पहले मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, लेकिन इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है एनसीईआरटी से भी प्लीज एक बार अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी से। अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला भाई, यूरेनियम के ही अलग अलग रिएक्शन दिखा दिया, न्यूट्रॉन से बंबार्डमेंट करा दी, जेनॉन, स्ट्रोंशियम, और उसके बाद 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए। यहीं पर आपका ये एमओ बोलो चाहे मॉलिब्डेनम बोलो चाहे जो भी है, ठीक है ना, La और 2 न्यूट्रॉन्स, उसके बाद आपका इंडियम वाई और ये 2 न्यूट्रॉन्स, और अगर यहां पर आप देखोगे तो CS, लेड और 2 न्यूट्रॉन्स।
तो ये अलग अलग रिएक्शंस हो गए। पहले वाले में आपने क्या देखा कि बेरियम और क्रिप्टन में जब टूट रहा था तो 3 न्यूट्रॉन्स, यहां पर देखो 54 38, 5 3 80, 92 92 और 2 94, 92 92 हो गया। मास नंबर में देखोगे 140 और 94, तो ये हो गया आपका 234 और 2 236, क्योंकि यहां पर 235 और 1, क्योंकि एटॉमिक मास और मास जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। इन सभी में 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। इस वाले में, जब पहले वाले में आपने देखा था तो पहले वाले में 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अलग अलग रिएक्शन है। यहां पर अगर आप थर्मल, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन देख पा रहे हो फिजन वाले कॉन्सेप्ट में, तो आप यहां पर देखोगे यार न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, हो क्या रहा है बच्चों, हो क्या रहा है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को मैंने, थर्मल न्यूट्रॉन्स है, इसको देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि हाथ से न्यूट्रॉन आप फेंक दोगे, अलग अलग तरीके होते हैं भैया, ठीक है ना। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को मैंने इस यूरेनियम पे बम्बार्ड करा दिया, यूरेनियम जो है टूट गया बेरियम और क्रिप्टन में, और 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए, 1 2 3। एक तो लॉस्ट न्यूट्रॉन्स है, इसमें से एक न्यूट्रॉन खो गया यहां पर, और जो बाकी 2 न्यूट्रॉन्स बचे वो आगे 2 और यूरेनियम से टकरा गए, वो आगे 2 और यूरेनियम से टकरा गए। इसने भी बेरियम क्रिप्टन, एक न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ये फर्दर आके क्या हुआ, 1 2, ये 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूक्लियर, 2 यूरेनियम पे टकराए, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में 1 यूरेनियम पे टकराया, 2 न्यूट्रॉन्स बने, सेकंड स्टेज में 2 यूरेनियम पे टकराया, थर्ड स्टेज में ये 4 यूरेनियम पे टकराएगा। आगे देखोगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बढ़ाते जाओ, फिर 8 के बाद 16 कर दो, राइट, ऐसे करते करते 16, फिर उसके बाद 32, ये बढ़ते चलेंगे, हर एक स्टेज में ये बढ़ता चलेगा। तो एक हिसाब से तो यार ये समझ में ही नहीं आया, फिर तो ये कंट्रोल हुआ ही नहीं हमसे, क्योंकि जितने न्यूट्रॉन निकल रहे थे उतने न्यूट्रॉन आगे बम्बार्डमेंट करा रहे थे यूरेनियम पे, और ऐसी चेन रिएक्शन चल रही थी। तो यहां पर भी हमारे पास 2 तरीके की चेन रिएक्शन है, या तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, या तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, या फिर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, या तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बेटा, और या फिर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अगर तो आप अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात करते हैं, अगर आप अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे, तो ये अनकंट्रोल्ड है आपके सामने। कंट्रोल्ड वाले में हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक ही न्यूट्रॉन्स आगे जाएगा, एक ही न्यूट्रॉन आगे दूसरे यूरेनियम से टकराएगा, फिर जब 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो मान लो 2 एब्जॉर्ब कर लिया, एक आगे चल रहा है, दिस इज नोन एज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और उसी के बिहाफ पे हम अभी आके आपको एग्जांपल पढ़ाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर का, विच इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल होता है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द वन जनरेशन, जैसे कि यहां पर आपका 1 न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस जनरेशन, सॉरी, ये आपका इस जनरेशन में कितने हैं, 1 2 3 3 है, और प्रीवियस वाले में कितने थे, 1 था। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो गया भैया, 1 से बढ़ गया, यानी रिएक्शन जो है ना वो फास्टली ग्रो कर रही है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बता रहा है हमें, न्यूट्रॉन्स का ग्रोथ बता रहा है, या यूं कहो कि वो आगे कितना फिजन होगा, आगे कितने और रिएक्शंस होंगे, कितने और फिजन होंगे, उसके बारे में बता रहा है। अब के जो है अगर 1 से ज्यादा है तो चेन रिएक्शन ग्रो हो गया, जैसे अभी मैंने बताया इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में। अगर के 1 है तो चेन रिएक्शन स्टेडी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एब्जॉर्ब करके उसको रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम एब्जॉर्ब करके उसको बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर के इज लेस देन 1 है तो चेन रिएक्शन ग्रेजुअली डाई आउट। ये कौन सा केस है, ये वो केस है, अभी मैं आपको बताता हूं। असल में जब ये 1 न्यूट्रॉन है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकल रही है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत फास्ट न्यूट्रॉन्स है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी है, बहुत फास्ट न्यूट्रॉन्स है। और ये जो बहुत फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये इजीली एस्केप कर जाते हैं, हमें वहां पर पूरा सेटअप करना पड़ता है, वहां पर मॉडरेटर नाम की चीज होती है, कंट्रोल रॉड्स होते हैं, अगर ये ना हो तो न्यूट्रॉन्स एस्केप कर जाएंगे, फर्दर फिजन नहीं होगा, तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इजीली डाई आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर उसका कोई फायदा बचने वाला नहीं है। गॉट इट गाइस, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास बचा क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये एक बड़ा सा डायग्राम आप देख पा रहे होंगे।
तो इसमें क्या है बेटा, इस वाले डायग्राम में क्या है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के हेल्प से कैसे बनती है वो आपके सामने है। क्या बच्चों, सबसे पहले पहले यार यहां पर ना हमने एक अलग चेंबर बनाया जिसको आप बोलते हैं फिशन चेंबर। हमने यूरेनियम 235 को बेसिकली रॉड के फॉर्म में लिया, ठीक है ना। यहां पर यूरेनियम रॉड है बेटा, रॉड के फॉर्म में हमारे पास यूरेनियम है, ठीक है ना, हमारे पास रॉड के फॉर्म में यूरेनियम है, गॉट इट। और यहां पर हमारे पास ये जो लिक्विड है इसको मैंने मॉडरेटर बोला। मॉडरेटर क्या होता है भाई, हैवी वाटर ग्रेफाइट जनरली ये होता है, ठीक है ना, इसको मैंने मॉडरेटर बोला। यहां पर मेरे पास कंट्रोल रॉड्स भी है। कंट्रोल रॉड का क्या काम होता है, देखो ये रॉड है, इनके ऊपर हम न्यूट्रॉन्स को बम्बार्डमेंट कराएंगे तो फिजन होगा। कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे करने से वो जो न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्ब था, मतलब हम इसके करके हम इनिशिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय अब्सॉर्बिंग द न्यूट्रॉन्स। देखिए एक मॉडरेटर है जो क्या करेगा, जब रिएक्शन हो रहा था उसमें जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उसको वो स्लो डाउन कर देगा। स्लो डाउन कर देगा तो इजीली आगे फर्दर रिएक्शन होगी। कंट्रोल रॉड को ऊपर नीचे करने से क्या होगा, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। मानो 3 में से 2 उसने एब्जॉर्ब करे तो एक ही बचा रिएक्शन करने के लिए, तो एक ही बचा रिएक्शन करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। चलिए अब हम आगे चलते हैं भैया, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर कूलेंट लगा हुआ है, कोल्ड कूलेंट है, फिर पंप है, ठीक है ना, यहां पर पानी है, वाटर, ठीक है ना, ये स्टीम है। ये क्या है भाई, असल में जब ये हो रहा है रिएक्शन तो बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है भाई। उस एनर्जी ने क्या किया, कूलेंट को हॉट किया। हॉट कूलेंट यहां से आते 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 इस पानी को, मान लो 600-700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो पानी क्या बना, स्टीम बना भैया। पानी क्या बना, स्टीम बना, है ना। पानी तो क्या बना, स्टीम बना, बिल्कुल ठीक है सर, पानी स्टीम बना। स्टीम यहां से आया, उसने टरबाइन को घुमा दिया, उसने टरबाइन को घुमा दिया बेटा। टरबाइन के थ्रू जनरेटर जो है, जो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक वाटर मतलब इलेक्ट्रिक पावर दे रहा है। हमने यहां पर क्या किया, यहां पर जैसे अपना, यहां पर हमने यहां से ठंडा पानी डाला, देखिए यहां से तो गर्म पानी निकलेगा, यहां से कोल्ड वाटर आया, ठीक है ना, कोल्ड वाटर आया। कोल्ड वाटर को यहां से पंप के थ्रू यहां पर पंप क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंसी है, पंप के थ्रू यहां से धकेला गया, राइट बच्चा पार्टी। ये हीट एक्सचेंजर लिखा हुआ है यहां पर। तो यहां से जो ठंडा पानी है जब ऐसे चल रहा था तो बेसिकली इस पंप ने, यहां पर कूलेंट था ना बेटा, कूलेंट था ना भैया यहां से, तो ये देखो जब ठंडा पानी आया पंप के थ्रू तो ये कूलेंट ठंडा हो गया, ये कूलेंट ठंडा हो गया। ठंडा कूलेंट को पंप ने यहां पर भेजा, है ना। अब यहां पर कूलेंट कौन सा ठंडा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। यहां पर चेन रिएक्शन हो रहा था, यूरेनियम रॉड के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करा दी गई। मॉडरेटर ने जो बाकी न्यूट्रॉन्स निकले उसको स्लो डाउन करा। इसके अप डाउन से हमने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ही न्यूट्रॉन आगे निकला, फर्दर रिएक्शन हो रहा है। जितनी ज्यादा एनर्जी थी उसने कूलेंट को हॉट किया। हॉट कूलेंट यहां पर करीब मान लो 600-700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसने इस पानी को गर्म किया, स्टीम निकला, स्टीम ने टरबाइन घुमाया, टरबाइन के थ्रू हमें जनरेटर के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक पावर मिला। जब हमने यहां से ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी जैसे ही हमने डाला तो यहां पर इस पंप ने उस ठंडे पानी को यहां डाला, ठंडे पानी ने इस कूलेंट को क्या किया, इस कूलेंट को ठंडा किया। ठंडा कूलेंट फिर पंप के थ्रू यहां पर आया और फिर यहां पर ठंडा है, फिर पूरा प्रोसीजर हो रहा है और ऐसे ही हमें जो है एनर्जी मिल रही है। दिस इज बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि न्यूक्लियर फिजन का एक कॉन्सेप्ट है। काफी प्यारा है, क्या पता पेपर में आ जाए, क्या पता कुछ भी पूछ ले, हम तो आपको सब कुछ कराएंगे। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि व्हाट आर दी मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, व्हाट आर दी मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, बेटा आप एनसीईआरटी, मैंने इसलिए तो बोला आप एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको। सबसे पहले आप यहां पर कहेंगे कि मेन पार्ट में देखिए यूरेनियम रॉड तो है ही है, अगर वो ही नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, तो यूरेनियम रॉड तो है ही है। यूरेनियम रॉड के बाद आपका मॉडरेटर जो जनरली हैवी वाटर, ठीक है ना, ग्रेफाइट। उसके बाद आपका कंट्रोल रॉड्स, ठीक है ना, ये जो कंट्रोल रॉड्स है इनका भी बहुत जरूरी योगदान है। कूलेंट, कूलेंट क्या कर रहे हैं भाई, पहले एनर्जी ले रहे थे फिर बाद में ठंडे हो गए, राइट बच्चा पार्टी। तो यूरेनियम हो गया मोड। अच्छा एक और चीज, ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा है, ये यहां से जो रेज निकल रही है, यहां से जो रिएक्शंस होते हैं, ये हार्मफुल है बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए, ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए हम ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कहां पर करते हैं, जब ये करते हैं तो बहुत ज्यादा
थिक कंक्रीट की दीवारें लगाई जाती है, जिससे कि ये जो रेज है वो हमें हार्म ना करे, वो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ ना पहुंचाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल यहां तक। तो अब बात आएगी न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन में क्या होगा बच्चे? फ्यूजन में क्या होगा? दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे और वो एक हेवी न्यूक्लियाई बनाएगा और वो स्टेबल होगा। जैसे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बना ड्यूटेरियम, और कुछ हमारे पास यहां पर एंटी पार्टिकल भी निकला, ठीक है ना, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है और कुछ एनर्जी निकल रही है। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम बना, ठीक है ना, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलकर मान लेते हैं ट्राइटियम बना। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लिबरेट होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है भैया? एटम बम। असल में मैं आपको बता दूं, ये जो हो रहा है इस पूरे प्रोसीजर के लिए मुझे करीब करीब 10 रेज टू द पावर 6 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, जो आप इजीली लैबोरेटरी में तो नहीं बना सकते। व्हाट बेस्ट कैन वी डू ऑन दिस अर्थ इज कि दो ड्यूटेरियम को मिला दिया जाए, ठीक है ना। आर्टिफिशियल सन बना लिया यार हम लोगों ने तो आजकल। तो जो सन है हमारा, सन के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल है। सन के अंदर इतना हाई टेम्परेचर पॉसिबल है और वहां हाइड्रोजन की मात्रा भी उतनी ही लेवल पे मिलती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम सन के अंदर कर सकते हैं। राइट बच्चा पार्टी? दिस इज कॉन्सेप्ट, सॉरी एटम बम लिख दिया मैंने गलती से, आई एम रियली सॉरी। हाइड्रोजन बम, इस बात को भाई कम कर देना, इस बात को हटा देना। दिस इज हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। तो यहां पर भैया एसेंशियल कंडीशन क्या है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी। सो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। जनरली मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर जो मैंने करवाए आपको, वो सवा सवा घंटे से ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगे मुझे। बहुत सिंपल चैप्टर्स है ये यार, बट स्कोरिंग है। इसको अगर आपने देखो भाई 1 घंटा 10 मिनट, अगर आपने इसको इंटू 2 टाइम पे, इंटू 2 स्पीड पे देख लिया, तो ये जो 70 मिनट का है ये आपको मान लो 40-45 मिनट में आपको समझ में आ गया। 45 मैक्सिमम भी अगर मैं मिनट्स लेता हूं, 3 बार आप इसको करते हो, 2.25 घंटे में ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। एंड आई होप उसके बाद इस चैप्टर में अपने पास कुछ भी नहीं होगा जो बचेगा। टोटल कुल मिला के ये 25 पेजेस, 26 पेजेस के आसपास में मैंने आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया भाई। क्या है जो चीज यहां पर डेफिनेशन लिखने लायक थी वो लिखवाई, जो चीज आपको समझाने लायक थी वो प्रॉपर अपने हाथ से लिख के, डेरिवेशन जो करवाने थे वो प्रॉपर अपने हाथ से लिख के आपको करवाए। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। भाई इतना ही इनफ है। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि मैं भी आपको कराऊंगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक बार बोलूंगा यार, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना, अपने दोस्तों को बुलाना, ये आपके हाथ में है। अब सपोर्ट करना आपका काम है। मेहनत आप शायद अगर चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो दबा के मिल रही होगी आपको। हम स्ट्रैटेजीज, हम इस बात पे नहीं बिलीव करते कि मैं आपको बोलूं बेटा ऐसे करो। हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपको कैसे करवाना है ये हम दोनों मिलकर साथ में करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल फिर से बोल रहा हूं ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ में जो 12 घंटे का नॉन स्टॉप मैराथन है इसको जरूर ज्वाइन करना। आपको बहुत ज्यादा मजे आएंगे। अगर आपने कर रखा है तो आपकी हो जाएगी रिवीजन, और अगर आपने करा नहीं है तो बिल्कुल शुरुआत से आप यहां पर मेरे साथ पढ़ोगे। हम यहां पर पूरे के पूरे डेरिवेशंस सब चीज खत्म करने वाले। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस सेशन। तो फिर हम मुलाकात करेंगे आपके ही अगले चैप्टर में। अभी के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट विद पार्टी, बाय गेस बाय। यस, जय हिंद।